नमस्कार दोस्तों, प्लस आईसीएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग डीएलएड जो बिहार में परीक्षा होने वाली है उसके मैथ्स प्रैक्टिस का दूसरा सेट हम लोग डिस्कस करेंगे। मैथ्स का प्रैक्टिस का जो पहला सेशन है, पहला सेट है, वो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। तो वैसे सारे विद्यार्थी जिनको बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम देना है जरूर हमारे साथ बने रहिए। बहुत अच्छे अच्छे सवाल मैथ्स का हम लोग देखने वाले हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एकदम डायरेक्ट सवाल जो बोलते हैं ना कि सारा का सारा पैटर्न जो है वो एकदम इसी का रहेगा, हूबहू रहेगा। ठीक है, चलिए बाकी क्या बोलना है शुरू करते हैं। क्लियर है? बिहार डीएलएड प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा मैथ्स के लिए टोटल 25 सवाल होते हैं। ठीक है, हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, और सारा का सारा प्रीवियस ईयर ही ऐड किया गया है, तो हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, सही से सीखेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आइए सवाल पर आते हैं। आपसे बोला जा रहा है कि दो घन है जिसमें से प्रत्येक का जो वॉल्यूम है, आयतन जो है वो 8 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। अगर दो घन है इस तरीके से और एक घन है अलग से इस तरीके से, और इन दोनों का, इसका भी आयतन 8 है और इसका भी आयतन 8 है। देखिए, ये चीज आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि जो घन का आयतन है वो होता है भुजा का क्यूब। घन के आयतन का ये सूत्र है, भुजा का क्यूब। घन का आयतन कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे सर 8 सेंटीमीटर। अगर ये भुजा का क्यूब बराबर, आपको जैसे समझ में आता हो समझिए, भुजा का क्यूब बराबर 8 है। क्या हम लोग 8 को 2 पर पावर 3 नहीं कर सकते? 2 गुना में 2 गुना में 2 पर पावर 3 हो जाएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि ये 3 से 3 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और ये साइड भुजा जो है वो कितना निकल के आएगा, तो आप कहेंगे सर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इतना देरी में ये बात आपको समझ में आ गया। हम इसको हटा रहे हैं, देख लीजिएगा कि जो दो घन है, जो दो घन बताया जा रहा है सवाल में, उसका जो भुजा है वो 2 सेंटीमीटर है। इस तरीके से थोड़ा बड़ा छोटा लग रहा होगा, उसको इग्नोर करेंगे। तो 2-2 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों को जोड़ने से बने घनाभ का सतह क्षेत्रफल ज्ञात करें। किया क्या जा रहा है बताइए कि इस घन को और इस घन को, दोनों को सटा दिया जा रहा है। आप इमेजिन करें कि अगर हम दो घन को, एक इस तरीके का एक घन है, ठीक है, और एक इस तरीके का घन है, अगर हम दोनों को सटा देते हैं, आपस में जोड़ देते हैं, तो ये पूरा का पूरा लेंथ जो है ना सर, वो डबल हो जाएगा। ये वाला 2 है और ये वाला 2 है, यानी कि टोटल जो लंबाई है वो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 4। बाकी ना तो इसके लंबाई ऊंचाई में और ना ही इसके चौड़ाई में कोई फर्क आएगा, बढ़ेगा सिर्फ और सिर्फ लंबाई। क्योंकि हमने एक और दूसरा ऐसा करके सटा दिया, तो जो लेंथ है वो ज्यादा हो जाएगा, जो लंबाई है वो बढ़ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। लंबाई कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 4 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना रहेगा, 2 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना रहेगा, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है इतना? आपसे बोला जा रहा है सतह क्षेत्रफल। देखिए, घनाभ का सतह क्षेत्रफल, मेंसुरेशन सारा का सारा फॉर्मूले पे टिका हुआ है। हम आपसे आग्रह करेंगे कि अगर आप फॉर्मूला नहीं जानते हैं, आपको याद नहीं है, तो जरूर फॉर्मूला याद करें, तभी आप सवाल कर पाएंगे परीक्षाओं में। नहीं तो आते भर में आप फंस जाइएगा। तरीका आपको पता होगा लेकिन आप नहीं कर पाएंगे, तो फॉर्मूला नहीं आएगा। 2 × LB + BH + HA, यह है आपका घनाभ का सतह क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। 2 × बताइए A × B, डायरेक्ट करते 4 दुनिया, बिल्कुल सर। BH यानी 2 दूना 4, प्लस में HL यानी 4 दूनी 8। कितना हो गया ये? आप कहेंगे सर 2 × 4, 8 और 4 12, 12 और 8 20। 20 में 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया? क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा। तो ये है आपका ऑप्शन आंसर फर्स्ट, तीसरा नंबर। क्लियर है? ठीक है, दो घन को आपस में सटा करके एक नया घन बनाया गया, नया घनाभ बनाया गया है। ये बहुत अच्छा सवाल है।
बहुपद दिया हुआ है x² प्लस 5x प्लस में 6। आपको इसके मूल दिए गए हैं अल्फा और बीटा। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात बहुपद है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, तो 2 होगा। द्विघात बहुपद का हमेशा 2 आंसर होता है, रैखिक बहुपद का हमेशा 1 आंसर होता है। तो वो जो 2 आंसर है ना, उसी में से बताया जा रहा है कि एक अल्फा है तो दूसरा बीटा है। तो हमसे पूछा जा रहा है 1/α² प्लस में 1/β²। ठीक है, कर पाएंगे? देखिए इक्वेशन यहां लिख रहे हैं x² प्लस 5x प्लस 6। आपको अच्छे से पता होगा कि अल्फा प्लस बीटा बोले तो मूलों का योग, उसके लिए जो फॉर्मूला है सर वह है -b/a। क्लियर है? मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, मूलों का गुणनफल होता है c/a। कोई दिक्कत नहीं है, अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है सर, तो अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, -b/a -5 बटा में a की जगह पर क्या है, 1 है। अब ये 1 देना कोई जरूरी तो है नहीं सर। आगे बढ़ते हैं, c/a यानी कितना हो जाएगा, 6/1। तो फिर से वही बात रही, या नीचे में 1 नहीं देते। ठीक है, अब आते हैं यहां, ये देखिए ये क्या है, α² इंटू β²। होगा कि नहीं होगा? अब कहेंगे बिल्कुल होगा सर। अगर हम एलसीएम हो गया है, अगर हम इतने पे इतना से भाग देंगे तो α² तो कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा β²। β² में 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा β² प्लस में उसी तरह से इधर α²। ठीक है, अब आप बात को समझिए, β² प्लस α² को हम लोग चाहे तो उल्टा करके, मतलब उल्टा का सीधा करके लिख सकते हैं, α² प्लस β²। बहुत आराम से समझिएगा, α² प्लस β² को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2α β। ठीक है, फिर से देख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा α² प्लस β² प्लस में 2ab, है कि नहीं? a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, यही तो होगा। और माइनस अगर हम 2α β कर लेते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए तो हमने आपको बताया कि बचेगा सिर्फ इतना ही, α² प्लस में β²। ठीक है, वही तो लिखने की कोशिश की जा रही है। और नीचे में हो जाएगा α² इंटू β²। ठीक है, एकदम आराम से बता रहे हैं ताकि आप चीजों को समझ पाए। अल्फा प्लस बीटा कितना है, तो आप कहेंगे सर -5 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है सर, आप कहेंगे 6 बटे में। ध्यान से देखिएगा, α² इंटू β² को क्या हम अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर नहीं कर सकते? ठीक है, अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर नहीं कर सकते? बोल सर कर सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा है सर 6 का स्क्वायर। ठीक है, अगले लाइन में देख लीजिएगा, ये हो गया -5 का स्क्वायर 25 -12 बटे में 6 का स्क्वायर 36। इसका मतलब हो गया 13/36। ठीक है, इतना लंबा बनाया जरूर गया है ताकि आपको समझ में आए, और कोई दूसरा बात नहीं है, ताकि शॉर्ट में किया जा सकता है फर्स्ट कैलकुलेशन करके। 13/36 देखिए ना, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो यही तरीका, आपको कम से कम ये सारे फॉर्मूले पते होने चाहिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, है ना। ये यदि किसी आंकड़े के लिए ये सिग्मा है, ठीक है, सिग्मा f दिया हुआ है 40 और सिग्मा fx का वैल्यू दिया हुआ है 200, तो उस आंकड़े का माध्य क्या है? बहुत इजी है, माध्य बराबर सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सिग्मा fx डिवाइडेड बटे सिग्मा f। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है, सिग्मा fx कितना, तो आप कहेंगे सर 200 डिवाइडेड बाय सिग्मा f कितना, तो आप कहेंगे सर 40 बचे 200। बस, अब क्या बताना इससे ज्यादा, इसको क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं। ये बिंदु दिया गया है, 1 है 2 है 3 है, बनाए गए त्रिभुज का केंद्रक दिया हुआ है। वैसी स्थिति में आपसे x और y का वैल्यू पूछा जा रहा है। चलिए नो प्रॉब्लम, बनाते हैं इसको भी।
ये है आपका ट्रायंगल, ये है 7, ठीक है, ये है x,6 और ये है 9,10। क्या आप जानते हैं कि शुरू वाला x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा और ये x3 y3 होगा, ठीक है। जो केंद्रक है यहाँ है सर बीच में, यहाँ है केंद्रक कितना 6,3, ठीक है। केंद्रक के लिए आपको सूत्र पता होना चाहिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये सवाल है। त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक का जो फॉर्मूला है वो है आपका x1 प्लस में x2 प्लस में x3 डिवाइडेड बाई, क्लियर है दोस्त। इधर हो जाएगा देखिए y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई, ये केंद्रक के लिए फॉर्मूला है, ठीक है। आइए सवाल पर आते हैं। x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 बराबर क्या। जब हम x वाला टर्म को लेकर के सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट x वाला ही तो आएगा, बराबर में 6 होगा और क्या सर। उसी तरीके से y1 प्लस में y2 प्लस में y3 डिवाइडेड बाई 3 बराबर क्या होगा, y वाला टर्म यानी कि 3 होगा, ठीक है। चलिए कितना आसान हो गया बताइए, 9 और 7 16 प्लस x बराबर 18। ये जब 16 उधर जाएगा तो 2 बचेगा, x का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया, बस पहला ही ऑप्शन है। समझ रहे हैं, हमेशा x शुरू में होता है और y बाद में होता है, उसको भी बना लीजिए। y प्लस कितना हो गया ये 10 और 6 16 बराबर हो जाएगा 3 9। ऐसा क्यों हो रहा है एक बार देखिए, जल्दबाजी में गलती नहीं है। 7, y है x, 6 9, 10 y1 प्लस y2 प्लस y3 है ना, और बटा में 3 हो गया, बराबर में 3 है, कहीं पर गलती नहीं है, एक बार चेक कर ले। x, -6 है, माफ करिएगा, यहाँ पर ये जो है ना वो x, -6 है, ठीक है। यहाँ पर -6 लगाएंगे आप, यहाँ पर फिर से करना, फिर से करना y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3 बराबर में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर 3, ठीक है। y प्लस और माइनस माइनस प्लस 10 बराबर 3 9, क्लियर है। y 10 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, आप कहेंगे सर 4 बचेगा, बराबर में 9, y बराबर 9 और ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस में कितना हो जाएगा 5, ठीक है। एक हल्का सा मिस्टेक हो गया था जिसके कारण गलती हो रहा था, 5 है ना, x का मान 2 और y का मान 5। तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करके आराम से वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू कौन सा होगा। कॉसेक थीटा एकदम आराम से समझिएगा, कॉसेक थीटा को हम क्या लिखेंगे 1/sin थीटा, कोई एतराज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कॉसेक थीटा 1/sin इंटू सेक थीटा 1/cos थीटा, क्लियर है। आप कहेंगे सर बिल्कुल, अगर हम गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा, हाँ कि ना, जी सर बिल्कुल होगा। अब ये 1 को क्या हम लिख सकते हैं, फॉर्मूला याद करिए, sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जो है sin थीटा इंटू कॉस थीटा, अलग अलग कर सकते हैं। अच्छा इसको आप देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा बटे में ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, बटे में sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये बीच में प्लस है, ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा बटा सॉरी sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये चीज अब एकदम बिल्कुल घबराइए नहीं, अगर हम इसको वापस भिन्न का जोड़ बनाते हैं तो यही चीज देगा, एकदम सेम चीज मिलेगा आपको। बेनिफिट क्या हो जाएगा वो समझिए, ये कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन है ना, ऊपर में साइन थीटा बचेगा, ये ऊपर में 2 कॉस है, चलिए एक कॉस है तो एक तो बचेगा सब, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या, बताइए। आप कहेंगे सर tan थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा cot थीटा, बस
tan प्लस कॉट आप खोज लीजिए। ऑप्शन नंबर कहाँ है? ऑप्शन नंबर 4। आगे पीछे है प्लस में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्लस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं। इसी पैटर्न पे आपको पढ़ाई करनी है। ये दिया हुआ है px बराबर, इसको x प्लस a से भाग देने पर शेषफल पूछा जा रहा है। बहुत आसान है। जब भी आपको एक बहुपद में किसी दूसरे बहुपद से भाग देने के लिए बोला जाए, आप क्या करेंगे? ऐसे तो नहीं करना, बिल्कुल एकदम नहीं सर, ऐसा नहीं करना, कुछ हासिल नहीं हो पाएगा यहां से। जिससे हमको भाग देना है x प्लस a बराबर में आप 0 करें, ठीक है। यहां से x का वैल्यू निकाल लें आप माइनस a, जहां जहां x है वहां वहां माइनस रख देंगे a, माइनस a का क्यूब प्लस a इंटू एक्स स्क्वायर, x की जगह पर क्या है माइनस a का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू माइनस a प्लस a, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, माइनस a का क्यूब क्या होगा? माइनस a क्यूब प्लस देखिए a स्क्वायर माइनस a का जब आप स्क्वायर करिएगा तो आप जानते हैं ना कि तो खत्म हो जाएगा, फिर माइनस 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 प्लस हो जाएगा। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ a स्क्वायर बचा। a स्क्वायर में a से गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस में प्लस और माइनस माइनस 2a और प्लस में a, ये देखिए कैंसिल हो गया, माइनस a क्यूब प्लस a क्यूब माइनस 2a प्लस a, क्या बचा? ठीक है। यही तरीका आपको अप्लाई करना है जब भी आपको भाग देना है। यहां से x का वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दीजिए, जो भी शेष बचेगा वही तो आपसे आंसर है, वही तो पूछा जा रहा है आपसे। शेषफल ज्ञात करेंगे, जो भी आएगा वो आपका शेषफल होगा, ठीक है। बहुत आसान, ये बहुत आसान है। दो बिंदु दिया हुआ, ठीक है, एक बिंदु यहां है और एक बिंदु यहां है, क्लियर। एक है 4,5 और एक है 6,5। आपसे ना इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है। ये मध्य बिंदु है सपोज कर लीजिए, ठीक है ना। रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक बताइए, मध्य बिंदु मिड पॉइंट। मध्य बिंदु के लिए फॉर्मूला आप क्या लगाएंगे? x1 प्लस x2 y में 2। मध्य बिंदु के लिए y1 प्लस y2 बटे में 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, बस खत्म कहानी ना। x1 प्लस में x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस में y2 डिवाइडेड बाई 2। 6 4 10 का आधा, 5 5 10 का आधा, तो ये भी 5 हो गया और ये भी 5 हो गया, बस 5 5 हो गया आंसर। क्लियर है? याद रहेगा ये किसके लिए फॉर्मूला है? मध्य बिंदु का, मध्य बिंदु का निर्देशांक। जितने भी फॉर्मूले आप देख पा रहे हैं सवाल में, जो हर बार यूज हो रहा है, उसको एक कॉपी में नोट डाउन करें, उसको याद करें, एकदम सवाल बनेगा। आइए, बहुलक दिया हुआ है 43, तो आपसे x प्लस 3 का मान ज्ञात करें। अच्छा, x यहाँ है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, बहुलक आप किसको बोलते हैं? बहुलक वही संख्या होती है ना जिसका फ्रीक्वेंसी, जिसका आवृत्ति सबसे ज्यादा बार होता है, जो सबसे ज्यादा टाइम आएगा वही तो बहुलक होगा, ठीक है। आप देखिए ध्यान से, 64 एक बार है, इस आंसर तो होगा नहीं। इसको थोड़ा कलर चेंज कर रहे हैं जरा सा, चलिए इसी को कर देते हैं। ये जो 64 आप देख रहे हैं, ये मात्र बहुलक जो है 43 है, उसमें भी ध्यान रखना है। चलिए लिख देते हैं। देखिए 64 कितना बार? एक बार, ठीक है। और बताइए 60 कितना बार? एक बार, ठीक है। 48 कितना बार? आप कहेंगे 2 बार। 48 कितना बार? 2 बार, ठीक है। 34 कितना बार? एक बार, ये 34। ये 43 कितना बार? 2 बार। अब लड़ाई किसमें होगा? यही दोनों में तो होगा ना सर। ये 64 हम तो एक बार आए हैं, हम तो ना बहुलक होंगे, हम तो ना होंगे, हम तो ना होंगे, यही दोनों में तो लड़ाई होगा। और क्वेश्चन में साफ दे रखा है कि बहुलक 43 है, इसका मतलब जो ज्यादा बार रहेगा वही ना बहुलक होगा। अगर बहुलक 43 है, इसका मतलब है कि 43 जो है वो ज्यादा टाइम आया होगा। ये 2 बार आया है तो ये 3 बार आया होगा। ये जो मिसिंग लेटर आप देख रहे हैं, ये कितना हो जाएगा? तो सर 43 हो जाएगा। 43, अगर x का वैल्यू 43 होगा तो फिर x कितना बार, सॉरी 43 कितना बार? एक बार, 2 बार और ये सर 3 बार। आंसर हो जाएगा बहुलक 43, बहुलक है 43। इसका मतलब है कि x रहने देते इसको, x का वैल्यू कितना होगा? 43। आपसे पूछा जा रहा है x प्लस 3,
43 प्लस 3 बोले तो 46, 46 आपका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा वाला क्लियर है दोस्त। चलिए ये देखिए, एक वर्ग के क्षेत्रफल का उसके विकर्ण पर बने क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। देखिए ज्यादा एकदम भारी नहीं है ये। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि मान लीजिए ये भुजा है आपका 2 वर्ग का, ठीक है। एक और वर्ग ले लेते हैं, इसका भुजा है मान लीजिए 3, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 2 और इसका एरिया कितना हो जाएगा 9। बस सोच रहे बात एक बार। अगर 2 वर्ग के भुजा का अनुपात, यहां पर भुजा लिखिए आप, यहां पर साइड लिखिए, अगर भुजा का अनुपात 2:3 है, भुजा का अनुपात 2:3 है, तो उनके एरिया का अनुपात क्या होगा, तो 2:3 होगा। गलती हो रहा है। उनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, तो 4:9 होगा। हाँ, अगर आपसे उनके परिमाप का अनुपात पूछेगा, पेरीमीटर, सेम रेशियो रह जाएगा 2:3। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना है ना, स्क्वायर कर देना है। जो भुजा दिया हुआ रहेगा उसको स्क्वायर कर दीजिए, आंसर आ जाए। ठीक है, हटा रहे हैं इसको, आते हैं ओरिजिनल जो हमारे सवाल है उस पर। बोला क्या जा रहा है कि वर्ग का, एक वर्ग के क्षेत्रफल का, तो मान लेते हैं ये वर्ग है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बात को समझिएगा। अगर इस वर्ग का भुजा है 1, हमने अपने मन से माना है, अगर इसका भुजा है 1, तो आप हमको बताइए कि वर्ग का विकर्ण कितना होगा। तो आप कहेंगे सर वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला है √2 इंटू भुजा, यानी कि √2 इंटू 1, यानी कि √2। कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, एक वर्ग के क्षेत्रफल का उसके विकर्ण पर बने, अब इसका मान लीजिए एक डायगोनल है, ठीक है, ये डायगोनल है, ये डायगोनल कितना, विकर्ण कितना, आप कहेंगे सर √2। जो नया विकर्ण बना है ना, वो इसके, ठीक है, वो इसके विकर्ण पर बनाया गया है कुछ इस तरीके से। आप इमेजिन कर लें, कुछ ऐसा, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए फिगर, चलिए मान लीजिए, ठीक है। तो ये जो कर्व चेंज कर रहे हैं, ये जो ब्लैक वाला आप देख रहे हैं, ये वाला जो आप विकर्ण वर्ग देख रहे हैं सर, इसका भुजा तो √2 है ना, ये भी √2 हो जाएगा, ये भी √2 हो जाएगा, ये भी √2 हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब तो वही बात रह गया कि हमारे पास टोटल 2 वर्ग हैं, एक वर्ग का भुजा कितना है, तो आप कहेंगे सर 1, दूसरे वर्ग का भुजा कितना है, तो आप कहेंगे सर √2। जब हमको भुजा का अनुपात पता है, साइड का अनुपात पता है, तो फिर क्षेत्रफल का अनुपात कैसे निकालेंगे, स्क्वायर कर दीजिए ना सर, 1 का स्क्वायर 1 और इसका स्क्वायर कर देंगे तो 2, बस 1:2। ठीक है, भुजा के अनुपात में अगर हम उसका स्क्वायर कर देते हैं तो क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा। क्षेत्रफल का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। बाकी ये √2 कहां से आया सर, फॉर्मूला से, √2 इंटू भुजा। भुजा हमने जानबूझ के बाद माना था, कुछ भी मानिए, x मानिए, 5 मानिए, 4 मानिए, आंसर कहीं नहीं जाएगा, वो तो आना ही है। ठीक है, चलिए इसको देखिए, 1/√2 क्या है, बताइए सर, कोई सवाल है। 1/√2 जब फ्रैक्शन में है, मतलब अंश और हर है, ऊपर और नीचे वाले में से किसी एक में भी यदि आपको रूट दिखे, जहां रूट दिखेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय, है ना। रूट दिखने का मतलब है कि उसका वर्गमूल नहीं निकलना चाहिए। क्लियर है, एक दो एग्जांपल समझ लीजिए। √3/2 क्या है, अपरिमेय है। √3/√2 क्या है, अपरिमेय है। √5/3 क्या है, अपरिमेय है। 2√3/9 5 क्या है, अपरिमेय है। उल्टा कर लीजिए ना, 5/3√3 क्या है सर, अपरिमेय संख्या है ना। अब कल होकर के आपसे पूछ देगा √9/2 ये क्या है, तो ये आपका अपरिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 होता है, निकल गया ना वर्गमूल सर, 2 का तो ऐसे भी रूट में नहीं है। अगर वर्गमूल नहीं निकलता है तो वो रूट में ही रहता है, तो वो अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका आंसर होगा, अपरिमेय संख्या। क्लियर है, अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे, जो P/Q के फॉर्मेट में तो रहेगा ही, साथ में ऊपर या नीचे में से किसी एक में रूट होना चाहिए, जिसका पूरा वर्गमूल ना निकाला जा सके। ठीक है, प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग, एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं इन सारे क्वेश्चन में। प्रथम
n विषम संख्याओं का, प्रथम n विषम संख्याओं का योग। इसके लिए आपके पास जो फॉर्मूला है वो है n स्क्वायर। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 20 है सर। 20 विषम संख्या प्रथम यानी एक से, n स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर करें आप, कितना आंसर मिलेगा आपको? 400। बस टिक करें, आगे बढ़े। क्लियर है? तो बढ़ जाते हैं आगे से। ये देखिए, दो सिलेंडर, सिलेंडर बोले सिलेंडर बोले तो बेलन, दो बेलनों की त्रिज्या, दो बेलनों की, पूरा लिखने का कोई जरूरत नहीं है, इतना तो आप समझते होंगे। रेडियस का जो अनुपात है वो 2:3 है, ठीक है। और वहां देख लीजिए हाइट का जो अनुपात है वो 5:3 है। क्या ये? सिलेंडर, सिलेंडर बोले तो बेलन, बेलन, और बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। फॉर्मूला याद होना चाहिए, बार बार हम बोल रहे हैं आपसे। पाई आर स्क्वायर एच, बताइए, पहला रेडियस दूसरा का रेडियस, पहला का हाइट दूसरा का हाइट। क्लियर है? ओके सर, समझिएगा बात को। पाई इंटू आर स्क्वायर, का पहला का रेडियस कितना है? तो आप कहेंगे सर 2 है, तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा। ऊंचाई कितना हो गया? तो 5 हो गया, ठीक है। ये हो गया रेशियो, अनुपात मांग रहा है ना। दूसरे वाले का पाई आर स्क्वायर, तो 3 × 9, दूसरे वाले का हाइट कितना है? तो 3 है। बस क्लियर हो गया, ठीक है। ये पाई से पाई कैंसिल होगा, बाकी कुछ कटने वाला है नहीं। 4×5 = 20, रेशियो 9×27, ठीक है। 20:27, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। बस अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो, ये देखिए एक रेखा है, एक लाइन है, इस पर एक किरण ऐसी पड़ी है, खड़ी है, क्या दिक्कत है? इस प्रकार बने दोनों आसन कोण, देखिए इसको और इसको आसन कोण बोल रहा है। क्या आप इतना सा चीज नहीं बता पाएंगे कि अगर एक लाइन इस तरीके से पड़ा हो तो ये दोनों एंगल का आसन कोण, जिसको नाम दिया जा रहा है, इतना प्लस इतना मिल करके कितना होता है? तो आप बड़े आराम से बोलेंगे कि सर ये तो, अगर इसको x मान ले और इसको y मान ले, है ना, इसको y मान ले, तो ये पता है आपको कि x + y का वैल्यू टोटल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, ठीक है। दोनों आसन कोण, इसमें जितना भाग कर दिया जाए क्या फर्क पड़ता है? मान लीजिए कुछ ऐसा है, एक लाइन ऐसे आ गया, एक रेखा ऐसे आ गया, समझ रहे? एक और खींच दीजिए कुछ इस तरीके से, इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना, ये पूरा एंगल मिला करके कितना डिग्री होगा? तो आप कहेंगे सर 180 डिग्री, 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री। ये पूरा का पूरा मिला देंगे, ऊपर में 180 और नीचे में 180, तो ये पूरा का पूरा मिल करके हो जाएगा 360 डिग्री, 360 डिग्री कंप्लीट एंगल जिसको कहते हैं, ठीक है। तो बस 180 डिग्री आंसर है। और आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक त्रिभुज का आधार जो है वो 15 डेकामीटर है और इसकी ऊंचाई जो है वो 12 डेकामीटर है, ठीक है। दुगने क्षेत्रफल वाले एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी? एक ट्रायंगल यहाँ है, ठीक है। अच्छा, आधार और ऊंचाई दिया हुआ है ना, तो आप इसको समकोण त्रिभुज के रूप में ड्रॉ करें। एक त्रिभुज यहाँ है और एक त्रिभुज यहाँ, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना में बेस इंटू हाइट, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुना में आधार कितना है? तो सर 15 है, ऊंचाई कितना है? तो सर 12 है। ये कैंसिल हो गया, 6 बार में 15 छक्का 90। इस छोटे वाले या पहले वाले ट्रायंगल का एरिया कितना है? 90। दुगने क्षेत्रफल वाले एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 180, डबल एरिया है। इसका आधार दे रखा है 20, इसका ऊंचाई कितना होगा नहीं पता है। फॉर्मूला तो सेम लगेगा ना सर, 1/2 गुना में बेस, आधार गुना में ऊंचाई बराबर कितना? एरिया कितना है? तो कहेंगे सर 180 है, तो ये काट लीजिए कितना बार में? 10 बार में, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। h बराबर बोलिए कितना? 18 क्या? डेकामीटर। बस इतना ही सब चीज, ठीक है। 18 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। इसका एरिया 90, उसका एरिया 180। डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए, 1/2 बेस इंटू हाइट,
आसान फॉर्मूला है। 12 आंकड़ों का माध्य जो है वो 14 है, ठीक है। क्या आप ये जानते हैं कि 12 संख्याओं का माध्य यदि 14 है तो उन 12 संख्याओं का टोटल जोड़ 12 गुणे 14 यानी कि 168 होगा, ठीक है। टोटल जोड़ निकालने के लिए क्या करते हैं, संख्या और माध्य औसत एक ही चीज है, दोनों को गुना कर दिया जाता है, ठीक है। बाद में पता चला कि -24 की जगह पे गलती से 24 लिख दिया गया था, होना चाहिए था -24 यानी माइनस में कम, लिख दिया गया है प्लस में यानी कि ज्यादा। फिर से होना चाहिए था कम, लिख दिया गया है ज्यादा। कितना ज्यादा लिखा गया है, आप कहेंगे सर 48 है कि नहीं, बिल्कुल। माइनस में 24 था, आप लिख दिया है प्लस में 24। ध्यान से देखिए कितना ज्यादा लिखे हैं, 48 ज्यादा लिखा गया है, 48 ज्यादा लिखे हैं, ठीक है सर, टेंशन मत लीजिए, सुधार होते हैं, है ना, हल्ला मत करिए, सुधार होते हैं। तो सुधारने के लिए क्या करेंगे, 48 घटाना ही तो पड़ेगा ना, क्योंकि ओरिजिनल में था वो कम, आप लिख दिया है ज्यादा, तो सुधारने के लिए तो कम करना पड़ेगा आपको, तो घटा देंगे सर 48, तो कितना हो गया, 120 हो गया। रियल योग जोड़ कितना हो गया, 120। और संख्या कितना है, संख्या थोड़ी घटा या बढ़ा है, वो तो 12 है सर, तो औसत बराबर क्या हो जाएगा, माध्य बराबर क्या हो जाएगा, 120 बटा 12 यानी कि 10। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। असंभव नहीं, ये -48 करेंगे तो 120 बचेगा, यानी कि 12 संख्याओं का माध्य 120 है, योग 120 है, तो माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 120 में 12 से भाग देंगे, है ना। अभी पढ़े थे ना सर, सिग्मा fx बटा में सिग्मा f, सिग्मा fx कितना है, टोटल जोड़ कितना है 120 है, और बारंबारता का जोड़ कितना है, संख्याओं का संख्या कितना है 12 है, ठीक है। आप आराम से ऐसे कर सकते हैं, आ जाएगा 10, ठीक है। ये देखिए, ये तो आसान हो गया। साइन अल्फा बराबर 1/2 है, साइन अल्फा बराबर 1/2 है, यानी कि अल्फा का वैल्यू कितना होगा, 30 होगा, ठीक है, अल्फा बराबर 30 होगा। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, ठीक है, और कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, अल्फा बराबर 30 डिग्री। डायरेक्ट वैल्यू आपको याद होना चाहिए। आपसे पूछा था अल्फा प्लस बीटा, 30 और 60 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y = 5 का ग्राफ। फिर से हम आपको रिपीट करेंगे, जहां इक्वेशन में x और y दिखेगा तो आप बोलेंगे कि इसका जो ग्राफ होगा वो एक सरल रेखा होगा, एक स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है। 2x + 3y = 5 हो, सरल रेखा। x + 9y = 3 हो, सरल रेखा। 3x - 2y = 12 हो, सब में सरल रेखा होगा। x और y जहां दोनों इक्वेशन रहा तो सरल रेखा होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा, स्ट्रेट लाइन, सीधा रेखा खींचेगा, जब उसका ग्राफ बनेगा ना तो बिल्कुल साफ सामने रहेगा, सॉरी सीधा रहेगा। किसी वृत्त की अधिकतम मैक्सिमम कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अगर मान लीजिए कि ये वर्ड आपसे गलत है, अगर आपसे ये वर्ड छिपा लेता ना, अगर आपसे ये वर्ड छिपा लेता तब आप क्या बताते, मान लीजिए कि ये है आपका वृत्त, बोलेगा इस पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो आप हमारे साथ क्या करते, अनंत, ठीक है। किसी भी वृत्त में ये क्या है, स्पर्श रेखा है, ये क्या है, स्पर्श रेखा है, ये क्या है, स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, पसंद आ गया, कितना खींचेगा, खींचते रहिएगा, हल्का हल्का कर्व करते चलेंगे और ढेर सारा समांतर रेखा खींचते चला जाएगा, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है ना, कंडीशन क्या है, समांतर होना चाहिए, समांतर। अगर ये आपका सर्कल है और अगर ये आपका स्पर्श रेखा है, ठीक है, और ये समांतर है ना, इसके समांतर ये नहीं खींचेगा। अगर हमने ये एक स्पर्श रेखा खींचा, इसके पैरेलल एक यहां खींचेंगे, और आप सोचते रहिए इसके पैरेलल का यहां खींचेगा, यहां खींचेगा, संभव नहीं है, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम कितनी, तो सर 2, अधिकतम 2 समांतर स्पर्श रेखा हो सकता है, मैक्सिमम। असल में a circle can have maximum 2 parallel tangent, 2 से ज्यादा बिल्कुल नहीं, 2 से ज्यादा बिल्कुल नहीं। ये एक सवाल है जो थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। ये देखिएगा,
सवाल को करने के लिए पहले आप सवाल एक बार पढ़ लीजिए। आपको चाहिए क्या? आपको माध्यक चाहिए। माध्यक अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? मीडियन। माध्यक को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? तो आप कहेंगे सर मीडियन बोला जाता है, मीडियन। ठीक है, इसको बनाने का जो प्रोसेस है, मतलब जो फॉर्मूला है, ये हमने ऑलरेडी पहले से लिख रखा है। ये है आपका माध्यिका निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, या ये है आपका फॉर्मूला। क्लियर है? चलिए ये देखिए क्या है, L प्लस L/2 माइनस में बड़ा वाला f बटा में स्मॉल f इंटू आई। ठीक है, एक बार वापस आप चेक कर सकते हैं। कैपिटल F ऊपर में है, छोटा वाला f नीचे में है। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। L क्या है? माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। L क्या रहेगा? कुल बारंबारता, कुल बारंबारता। ठीक है, और क्या? F, कैपिटल F, ये वाला जो कैपिटल F है, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। ये देखिए संचयी बारंबारता आ गया। हमने आपको लास्ट सेट में भी बताया हुआ है कि अगर आप माध्य निकाले, माध्यिका निकाले और बताइए बहुलक निकाले, तीन चीजें, ये तीन चीज में आपको इस वाले में यानी माध्यिका निकालने में संचयी बारंबारता का जरूरत पड़ेगा, बाकी किसी में नहीं। ठीक है, तो सवाल तो माध्यिका के ऊपर है तो आपको जरूरत पड़ेगा संचयी बारंबारता का। F क्या है? माध्यिका वर्ग की बारंबारता, और I रहेगा माध्यिका वर्ग की लंबाई। ठीक है, अब ये बार बार माध्यिका वर्ग आ रहा है सर, कैसे बनाएंगे आप? देखिए इसको ऐसा करते हैं, तो सीधा कर लेते हैं, समझने में आसान होगा। देखिए वर्ग अंतराल कितना है? 35 से 45। आराम से समझिएगा, एकदम सवाल ये पूछा हुआ है। 55 माइनस 65, और ये हो जाएगा 65 माइनस 75। ठीक है, बारंबारता यहां लिख रहे हैं। बारंबारता कितना है सर? 8। कितना है? 12। कितना है? 20। कितना है? 10। ठीक है, बारंबारता से हमको क्या निकालने आना चाहिए? संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता है ना, कैसे पता चलेगा? वह हमेशा बढ़ते क्रम में रहता है। संचयी बारंबारता आप कैसे निकालिएगा? 8 है तो 8 आ जाएगा। ठीक है, नीचे वाला में ऊपर वाला जोड़ दीजिए, कहने का मतलब 12 और 8 20, 20 और 12 32, 10 और 20 30। ठीक है, गलती हो गया? गलती तो नहीं होना चाहिए था। एक बार ऐसे ऐसे हो रहा है, एक बार देख लीजिए। 8 का याद हो गया, ऐसे करेंगे, क्रॉस करके जोड़ दीजिए। देखिए 8 हमने लिख दिया शुरू में, 8 और 12 आप कहेंगे 20, 20 और 20 40, 40 और 10 50। सबसे बढ़िया तरीका। ठीक है, एक बार कैसे निकालेंगे संचयी बारंबारता? सामने वाला सामने लिखा गया सर, जोड़ते जाइए, तो लिखा गया ना उसके नीचे 8 और 12 20, 20 और 20 40, 40 और 10 50। ये जरूर आपको पता होना चाहिए कि बारंबारता का टोटल 12 और 8 20, 20 20 40 और 10 50, इसी को N बोलते हैं। ये टोटल और इसका लास्ट हमेशा बराबर होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ठीक है, देखिए हम लोग क्या करते हैं, N/2, बहुत आराम से समझिएगा, N बराबर 50 आ गया, N/2 यानी 50 का आधा। ठीक है, 50 का आधा कितना हो गया? 25। 25 अगर आप इसमें खोजिएगा ना तो कहीं नहीं मिलेगा। 25 ये तरीका है आधा करने का, बारंबारता में कहीं नहीं मिलेगा। 25 से तुरंत बड़ा संचयी बारंबारता, 25 से तुरंत बड़ा संचयी बारंबारता आप कहेंगे सर 40। ठीक है, 40 का जो संगत वर्ग अंतराल है उसी को आप नाम देते हैं माध्यिका वर्ग। अगर आपसे माध्यिका वर्ग पूछा जाता ना तो 55 से 65 आपका आंसर होता। ठीक है, तो यह है संचयी बारंबारता, 25 से तुरंत बड़ा 40। ठीक है, 40 का संगत वर्ग अंतराल 55 से 65। अब आते हैं सवाल पे, फॉर्मूला पे। मतलब एल चाहिए आपको, एल क्या था? माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा यानी कि 55। ठीक है, कैपिटल F, बड़ा वाला F, देख लीजिए बड़ा वाला F क्या है? बड़ा वाला F माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। ऐसे छोटा वाला F क्या है? माध्यिका वर्ग की बारंबारता, तो माध्यिका वर्ग तो यही है सर, इसका बारंबारता तो 20 है सर। ऐसे
आई बराबर क्या था, वर्ग अंतराल की लंबाई, माध्यिका वर्ग की लंबाई कितना का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, ठीक है। और एक तो हो गया आपका n/2, वो तो पहले से निकला हुआ है, n/2 कितना है, तो आप कहेंगे सर 25, ठीक है। क्लियर है, देख लीजिए इतना, इसको मिटाएंगे, ठीक है, हटा रहे इसको। सर हमने डेटा नोट कर लिया जो हमको जरूरत था। अब हम लोग आते हैं फॉर्मूले पे, क्या था, L प्लस n/2 माइनस कैपिटल F बटा में F इंटू आई। जल्दी रखिए, L के जगह पे क्या रहेगा, आप कहेंगे सर 55 प्लस n/2 कितना है 25 माइनस 20 बटा में 20 और इनको क्या हो जाएगा आई बोले तो 10, ठीक है। 55 प्लस ये कैंसिल हो जाएगा कितना बार में, 2 बार में, 25 में से 20 जाएगा, 25 में से 20 जाएगा 5/2, 55 प्लस 5/2 यानी कि 2.5, तो 55 में जब 2.5 जोड़िएगा तो 57.5 ही तो आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर, ये इतना भी बड़ा नहीं है जितना टाइम लिया, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम आपको बता रहे हैं तो सारी चीजें समझनी होती है, फॉर्मूले को देखना होता है ना, इसलिए इतना ज्यादा टाइम लगा। अदरवाइज अब देखिए कितना कम समय में बन गया है ना। फॉर्मूला अगर हमको याद है हम डायरेक्ट लिखेंगे, डेटा तुरंत आंसर आएगा, ठीक है। चलिए तो एक सवाल और करते हैं, ये देखिएगा। अभी हम लोग मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सीख चुके हैं, ठीक है। एक बिंदु है यहाँ 3,4, एक बिंदु है यहाँ K,7, ठीक है। इसका मिड पॉइंट यहां दिया हुआ है x, y, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है सर, ठीक है। चलिए क्या करेंगे सो देखिएगा, मिड पॉइंट अगर हम x वाला टर्म लेंगे, x1 प्लस x2/2 बराबर कितना, तो आप कहेंगे सर x, ठीक है। y1 प्लस y2 बटा में 2 बराबर कितना, तो आप कहेंगे सर y। तो क्या हम यहां से बोल सकते हैं कि y का वैल्यू 7 और 4 11 बटा में 2 होगा, आप कहेंगे सर बिल्कुल बोल सकते हैं, क्यों नहीं। तो अब ये y का वैल्यू ना हम इसमें रखते हैं, 2x प्लस में 2y का वैल्यू 11/2 प्लस 1 बराबर 0। क्या ये 2 से 2 कैंसिल है, बिल्कुल सर। 2x प्लस 11 प्लस 1, 11 और 1 12 बराबर के उधर चला जाएगा माइनस में, x बराबर हो गया सर -6, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, x का मान -6 आ गया, ठीक है। अब इस वाले में अगर हम x का वैल्यू रख देंगे तो k का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपसे k का मान पूछा जा रहा है, ठीक है। फिर से थोड़ा यहां पर देख लीजिएगा, 3 प्लस में k तो पता नहीं है सर, बटा में 2 बराबर में x का वैल्यू कितना है -6, 3 प्लस k बराबर में हो जाएगा -12, k बराबर -12 प्लस उधर चलेगा माइनस में, k बराबर क्या हो गया -15। ऑप्शन नंबर 3 क्लियर है, बात समझ में आया, ठीक है। चलिए तो इसी तरीके से सीखते रहिए। अगर आपको भी मतलब डीएलएड का एग्जाम देना है, अगर आपको अच्छे अंक लाने हैं मैथ्स में, तो बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि और भी इस तरह के वीडियोस आपको मिलेंगे तो शानदार तरीके के क्वेश्चन के साथ, ठीक है। बाकी पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।